शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा भी अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर राष्ट्रगीत को न अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं आज लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस बहस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता हिस्सा लेंगे, तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और व्यापक चुनाव सुधार पर खास फोकस रहेगा। दरअसल विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ताऊ ससुर का निधन। किशनलाल शर्मा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। आज करीब 10 बजे पैतृक गांव बाबूला में होगी उनका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल रात 9 बजे आरबीएम अस्पताल भरतपुर में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ था। किशनलाल शर्मा गिरधावर पद से हुए थे रिटायर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर का निधन हुआ है। बता दें कि किशनलाल शर्मा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव जाएंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए काफी कठिन समय है, क्योंकि उनके घर में ही उनके ताऊ ससुर का निधन हो गया है। क्या कितने बजे वो अपने पैतृक गांव जाएंगे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद घटना है और कल रात को नया सी जब वो संदेश आया तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री इसको लेकर व्यथित रहे। और अभी अभी सूचना आई है कि कुछ देर पूर्व भी वे जो है अपने पैतृक गांव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वहाँ पे ग्राम बाबूला जो है कुमे जो क्षेत्र आता है डी जिले में, वहाँ पर उनका जाने का है। वहीं पर इनके जो ताऊ ससुर थे कन्हैयालाल शर्मा, उनका आज अंतिम संस्कार होना है। और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच देख सकते हैं कि कल ही ये प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री के खुद के दृष्टि जो है उनका विजन के अनुसार होने जा रहा है। और ऐसे में ही ऐसी कठिन जो है एक सूचना आती है। परंतु अब ये भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी तमाम जो व्यावसायिक व्यस्तताएं हैं, जो उनकी प्रशासन जो जिम्मेदारियां हैं, उन सब के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। उनकी जो छवि है वह एक जहां भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, वहीं एक छवि एक सामाजिक व्यक्ति की भी है, जो अपने समाज और परिवार के साथ भी जुड़ा रहा है और तमाम जो एक हम कहते हैं राजस्थानी कॉमन फैमिली जो है उसको सिग्निफाई करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल का समय है। एक दुख है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बतौर जिम्मेदारियां हैं। जाहिर तौर पर उनको अपने कल जो है जयपुर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उन्होंने देश विदेश से हजारों जो है प्रवासी उनको राजस्थान में आमंत्रित किया हुआ है, जो मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनने। और ऐसे में मुख्यमंत्री के घर में ये जो अचानक ही ये दुखद घटना हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं पशोपेश में है। और मुख्यमंत्री को अपने तमाम जो कार्य थे वह छोड़ते हुए, क्योंकि आज का दिन भी उनका बहुत व्यस्त रहने वाला था, बहुत सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग वगैरह भी थी, पर उन तमाम चीजों के बीच मुख्यमंत्री ने अपने पारिवारिक जो दुखद घटना हुई है इसके बीच अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको निकालने के लिए भी आज वे वहां जाएंगे। और बहुत ये है कि वहां पर जितना आवश्यक है उतना समय देकर शाम तक वह पुनः वापस जयपुर लौट आएंगे। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के लिए एक मुश्किल भरा समय है, जहां उन्हें पारिवारिक और अपने पद की जो जिम्मेदारियां हैं उन दोनों का निर्वहन करना पड़ता। जी बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद अवनिंद्र, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक ट्रेनी विमान 33 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकराकर क्रैश हो गया है। यह हादसा आमगांव में शाम करीब 6:30 बजे हुआ।
ट्रेनर पायलट अंजीत अंथोनी और ट्रेनी पायलट अशोक छावड़ा घायल हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड एविएशन कंपनी के ट्रेनी विमान ने सुकत्रा हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। लैंडिंग के दौरान बादलपार सब इंस्पेक्टर स्टेशन की 33 केवी लाइन के निचले हिस्से में विमान का पंख टकरा गया। टक्कर होते ही तेज धमाका हुआ और तारों से चिंगारियां निकलने लगी। लहराता हुआ विमान खेत में जा गिरा, जिससे विद्युत लाइन तुरंत ट्रिप हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। धमाका सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं बिजली कंपनी के स्टाफ को फोन लगाया गया। ग्रामीणों ने ही दोनों पायलटों को अस्पताल पहुंचाया है। इधर तार टूटने से बादलपार और गवारी सब स्टेशन क्षेत्र के करीब 90 गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ एमपी ब्यूरो चीफ परवेश जुड़ चुके हैं। परवेश, देखिए काफी भीषण यह हादसा हुआ है, लेकिन राहत की बात ये रही कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन इधर ये सूचना मिल रही है कि 90 गांवों की जो बिजली है वो बंद हो गई है। कब ये घटना हुई थी और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, ताजा अपडेट दीजिए। देखिए, ये कल सोमवार शाम यानी 5:30 बजे के समथिंग ये दुर्घटना हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिवनी का आमगांव जिला है। आमगांव यानी एरिया है जहां पर पायलट अजीत एंथनी और ट्रेनी पायलट अशोक छाबड़ा, दो पायलट अपने विमान को लेकर उड़े थे और उसके बाद दुर्घटना हो गई। जी जी, आप प्रवेश, मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है प्लेन क्रैश होने का? देखिए, मुख्य कारण ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट बताया गया है एविएशन कंपनी के द्वारा। इंजन में नहीं बन रहा था, क्योंकि पावर जो थाना प्रभारी कृपाल सिंह टेकाम है, उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विमान के इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रही थी। पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी की थी, लेकिन इसी दौरान विमान बिजली लाइन से टकरा गया। उन्होंने बताया कि मामले में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम से जांच कराई जा रही है। हादसे के बाद जो है 33 केवी लाइन ड्रिप हो गई थी, जिससे बादलपार ग्वारी सब स्टेशन के करीब 90 गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। बाद में से हालांकि दुरुस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री सुभाष राय ने भी बताया कि तार टूटने और लाइन में फॉल्ट आने से सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। हालांकि विभाग का स्टाफ जो था वो मौके पर मरम्मत करने पहुंच गया था। ठीक है, धन्यवाद प्रवेश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के गलता तीर्थ में 25 लाख रुपए की लागत सीएमआर फंड की ओर से बनी आधुनिक गौशाला का लोकार्पण सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने किया। इस गौशाला में 4500 वर्ग फीट क्षेत्र में 80 से 100 गायों की आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यवस्था बनाई गई है, जिसे 4 माह में तैयार किया गया है। मंत्री पटेल ने इसे पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर गौ सेवा का अवसर मिलेगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार गलता तीर्थ को स्वच्छ और आकर्षक बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में फिनोवा कैपिटल के सीएमआर योगदान का भी विशेष उल्लेख किया गया। करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में राजस्थान पुलिस की एसओजी ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50,000 रुपए के इनामी और मुख्य सरगना जबराराम जाट को गुजरात से गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट, एडीजी एसओजी विशाल बंसल के अनुसार जबराराम ने प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से 25 लाख रुपए में खरीदा और विभिन्न समूहों को बेचकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की। जांच में ये पता चला है कि उसका नेटवर्क बांसवाड़ा से उदयपुर तक फैला था। उसके साथ ही हीरालाल और कंवराराम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने खुलासा किया कि पेपर उन्हें जबराराम ने दिया था। वहीं डीआईजी परिसर देशमुख के नेतृत्व में एसओजी टीम ने गुजरात पुलिस की मदद से इस फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
बूंदी में सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामन ने अपने सघन निरीक्षण अभियान के दौरान पीएचसी घाट का बराना का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर चेक कर सभी कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। दवाइयों की उपलब्धता और खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाइयों का क्रय केवल टेंडर प्रक्रिया से ही किया जाए। डॉक्टर सामर ने स्टोर और स्टॉक रजिस्टर की भी जांच की, साथ ही कमियों को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अब खबर करौली के सपोटरा से है, जहां एक युवती के अपहरण मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मंत्री रमेश मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राजनीति दबाव के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि आरोपियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और जिले की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और युवती को बरामद करने की मांग की है। पूर्व मंत्री मीणा ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। इस दौरान जिला प्रमुख प्रतिनिधि रक्षी भेरवा भी मौजूद रही। खबर एमपी के जबलपुर से है, जहां सतना की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को रामपुर भागेलन पुलिस ने 46 किलो गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मरोह निवासी पंकज सिंह के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जहां अनिल बागरी भी मौजूद था। पंकज ने बताया कि गांजा अनिल अपने वाहन से लाया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि राज्य मंत्री के बहनोई शैलेंद्र सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है, जिन्हें हाल ही में यूपी के बांदा जिले में 10.4 किलो गांजा हथियार और वाहन के साथ पकड़ा गया है। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके रिश्तेदार नशे का कारोबार चला रहे हैं। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नाराज हो गई। तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 46 किलो गांजा बरामद किया है। एमपी के जबलपुर से एक खबर सामने आई है। देखिए, मीडिया ने भी सवाल पूछे थे, लेकिन मंत्री प्रतिमा बागरी इस पर नाराज दिखाई दी। और अधिक जानकारी के साथ एमपी ब्यूरो चीफ परवेश जुड़ चुके हैं। परवेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। स्नेहा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंत्री प्रतिमा बागरी अपने भाई की गांजा तस्करी की गिरफ्तारी में जब उससे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों को डांट दिया। ये घटना खसराओं के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के बाहर हुई, जहां मीडिया ने उनके भाई अनिल बागरी की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा था। हालांकि नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी कार्यक्रम में शामिल होने खजुराहो पहुंची थी। बाहर निकलते ही जैसे ही मीडिया ने उनके भाई के 46 किलो गांजा तस्करी में गिरफ्तारी पर सवाल किया तो वे तमतमा गई और पत्रकारों पर तेज लहजे में बरस पड़ी। उन्होंने कहा, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग, और बिना किसी अन्य सवाल का जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गई। जी प्रवेश, देखिए बड़ी मात्रा में गांजा यहाँ पकड़ा गया है। क्या इस मामले में और भी कड़ियां खुलने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, इसमें आप बताना चाहूंगा, सतना पुलिस ने हाल ही में मंत्री के सगे भाई जो है अनिल बागरी और उसके साथी को 46 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर नशे की सप्लाई कर रहा था और दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा यूपी के बांदा जिले की नरेनी पुलिस ने 3 दिसंबर को अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को पकड़ा था, जिनमें मंत्री की छोटी बहन के पति शैलेंद्र सिंह भी शामिल थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान यह कार्रवाई की। लगातार हो रही गिरफ्तारियों से मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया और यह परिवार लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार में मंत्रियों के रिश्तेदारों के खुले आम अवैध कामों को पकड़ा जा रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद प्रवेश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान में आओमोरी प्रांत के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। देश की मौसम विज्ञान एजेंसी ने आओमारी, इवाते और होक्काइडो प्रांत के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:15 बजे आया। साथ ही आओमोरी में सुनामी की छोटी लहरें आनी शुरू हो गई। फिलहाल इनकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बाद में और भी ऊंची सुनामी जापान के उत्तर पूर्वी तटों तक पहुंच सकती है। यहां 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है। साथ ही भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में 2700 घरों में बिजली गुल की गई है, तो वहीं शहर में आग लगने की 2 घटनाएं भी हुई है। आओमोरी प्रीफ में सड़क ढहने से एक और होक्काइडो में गिरने से 2 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह 4 बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा हुआ है और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। वहीं आपको बता दें कि हर साल यहाँ करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्के होते हैं।